सोनपुर नामक एक सुंदर सा गांव था, जहां एक पंडित हरिप्रसाद रहता था, जो एक विद्वान और बहुत ही ज्ञानी पंडित था। गांव में जब भी किसी के यहाँ शुभ कार्य होता, तो पूजा पाठ करने सभी लोग उसी को ही बुलाते। हरिप्रसाद इतना प्रसिद्ध हो गया था कि पास पास के गांव वाले भी उसके ज्ञान की तारीफ करते। एक दिन पास के गांव का किशोर पंडित हरिप्रसाद से मिलने उसके गांव आता है। राम राम पंडित जी। आयुष्मान भव। पंडित जी, मेरा नाम किशोर है। मैं पास के गांव चांदपुर में रहता हूँ। मेरे पिताजी, जो चांदपुर गांव के मुखिया भी हैं, उन्होंने आपके लिए याद किया है। क्या कहा? चांदपुर गांव? लेकिन बेटा, वह गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 5-6 गांव पार करने पड़ेंगे, और पैदल तो मुझसे तनक भी चला नहीं जाता। अरे पंडित जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आपको अपनी साइकिल पर बैठाकर ले चलूँगा और सुरक्षित अपने गांव चांदपुर पहुंचा दूंगा, और बदले में जो भी आपकी दान दक्षिणा होगी आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा किशोर, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और किशोर पंडित हरिप्रसाद को अपनी साइकिल पर बैठालकर अपने गांव के लिए निकल जाता है। ये लीजिए पंडित जी, ये रहा हमारा गांव चांदपुर। राम राम पंडित जी। आयुष्मान भव। पंडित जी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, आपने अपने बेटे को भेजकर बहुत अच्छा किया। पंडित जी, दरअसल मुझे शिव अभिषेक करवाना है, इसलिए मैंने आपको याद किया है। लेकिन आपके गांव में भी एक से बढ़कर एक बहुत ज्ञानी पंडित हैं, फिर आपने इस नेक काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? पंडित जी, दरअसल बात ऐसी है, इस गांव में बहुत से पंडित तो हैं, लेकिन आप जितने महान और ज्ञानी पंडित नहीं हैं। आप तो जानते ही हैं, आपकी चर्चा आसपास के 10 गांव में मशहूर है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यह नेक काम आपके ही हाथों संपन्न हो। पंडित अपनी तारीफ सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, मैं तुम्हारा शिव अभिषेक सफलतापूर्वक करवा दूंगा, जिसके लिए मुझे कुछ जरूरी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तुम बाजार जाकर उन सारी चीज़ों को ले आओ। कल का दिन बड़ा ही शुभ है, इसलिए हम कल सुबह ही शिव अभिषेक करेंगे। अगले दिन मुखिया शिव अभिषेक की सारी तैयारी कर लेता है। अरे वाह मुखिया जी, आपने तो सारी तैयारी एकदम अच्छे से की हुई है। अच्छा, तो आप दोनों अब पूजन में विराजमान हो जाइए। पंडित हरिप्रसाद इतना फेमस था कि उसका आशीर्वाद लेने लोग दूर दूर से आते थे। लीजिए मुखिया जी, पूजन सारे विधि विधान से संपन्न हो गई है। वाह पंडित जी वाह, मजा ही आ गया अभिषेक करके, मन संतुष्ट हो गया। पंडित जी, अब आपको दक्षिणा के साथ साथ एक भेंट भी देना चाहता हूँ। और फिर मुखिया एक बैल उस पंडित को भेंट में से देता है। अरे मुखिया जी, भला इसकी क्या जरूरत थी? पंडित जी, आप इतनी दूर से हमारे गांव आए हो और सारी विधि विधान से पूजा संपन्न कराई है, इतना तो बनता ही है। अच्छा मुखिया जी, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है पंडित जी, लेकिन जरा संभल कर जाना, रास्ते में आपको ठगों का गांव भी पड़ेगा, उनसे जरा बचकर जाना। हाँ मुखिया जी, मेरे जैसे ज्ञानी पंडित को मूर्ख बनाना कोई आसान काम नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। पंडित उस बैल को पकड़कर अपने गांव निकल जाता है।
कुछ दूर आगे चलने पर 4 ठग एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वह दिन भर वहां से आने जाने वालों को कभी जोर जबरदस्ती से, कभी चालाकी से लुटते रहते। अरे देखो देखो, भाई पंडित एक बैल के साथ आ रहा है। हम उसे अपना शिकार बना लेते हैं। अरे पंडित तो फुक्कड़ होते हैं, उनके पास से हमें कोई पैसा मैसा नहीं मिलने वाला। अरे चुप करो तुम लोग। उसके पास जो बैल है उसकी कीमत बाजार में 20-30 हजार रुपए होगी। लेकिन वह पंडित तो ज्ञानी लगता है, उसको बेवकूफ बनाना कोई आसान काम नहीं होगा। मेरे पास एक तरकीब है। और वह अपनी तरकीब बाकी ठगों को बता देता है और फिर सभी लोग ऐसा ही करते हैं। पंडित मन ही मन बड़ा प्रसन्न होकर अपने गांव जा रहा होता है। तभी पहला ठग कालू वहां आता है। राम राम पंडित जी। आयुष्मान भव बालक। अरे पंडित जी, आप इतनी तेज धूप में इस गधे के साथ कहाँ जा रहे हैं? अरे बालक, तुमने शायद ठीक से देखा नहीं। ये गधा नहीं, एक बैल है, बैल। अरे पंडित जी, ये गधा ही है। और आप एक पंडित होकर एक गधे के साथ, आपको तो ये बिल्कुल शोभायमान नहीं देता। तभी उस पंडित को मुखिया की बात याद आ जाती है। रास्ते में आपको ठगों का गांव भी पड़ेगा, उनसे जरा बचकर जाना। अच्छा बालक, मैं इस गधे के साथ ही ठीक हूँ। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देरी हो रही है। और वह पंडित आगे बढ़ जाता है। ठीक है, जाओ जाओ, मुझे क्या। बेवकूफ आदमी, मुझे बेवकूफ बनाने चला था। ह ह ह। कुछ देर और दूर चलने के बाद दूसरा गांव आता है, जहां दूसरा ठग हरिया उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। राम राम पंडित जी। आप और इस गधे के साथ बात कुछ हजम नहीं हो रही पंडित जी। जब दूसरे व्यक्ति ने भी उस बैल को गधा कहा, तब पंडित सोच में पड़ गया। नहीं नहीं बालक, ये तो एक बैल है, बैल। इस बैल को पास के मुखिया जी ने मुझे भेंट स्वरूप दिया है। फिर तो उसने आपको बेवकूफ बना दिया पंडित जी। मुझे तो यह दूर दूर तक कहीं से बैल नहीं दिख रहा है। उस मुखिया ने बैल के बदले एक गधा थमा दिया आपको। हा हा हा। कहीं ये व्यक्ति सच तो नहीं बोल रहा है। नहीं नहीं, यह एक बैल है, बैल। अब मुझे चलना चाहिए बेटा। एक बार फिर पंडित सोच में पड़ जाता है और पंडित वहां से आगे चल पड़ता है। रास्ते भर वह यही सोचता रहता है कि वह बैल है या गधा। तभी उसके सामने तिसारा ठग आता है। राम राम पंडित जी। आयुष्मान भव बालक। कहाँ जा रहे हैं पंडित जी आप इस गधे को लेकर? क्या कहा गधा? ये बैल है, बैल। तुम लोगों को गधा दिखाई देता है। सब के सब अंधे हो गए हो यहाँ पर। अरे पंडित जी, आप तो बेवजह ही गुस्सा कर रहे हो। अब हम गधा को गधा नहीं बोलेंगे तो क्या घोड़ा बोलेंगे? और हाँ पंडित जी, आगे जाकर किसी से भी पूछ लेना यह गधा है कि बैल है। और पंडित गुस्से से वहां से चला जाता है। अरे पंडित, क्या हो गया तुझे? यह सब लोग इस बैल को गधा ही बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं यह सच में गधा ही हो? अपने गांव पहुंचने से पहले मुझे किसी से पूछना ही होगा, नहीं तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी चौथा ठग बौना पप्पू पंडित की तरफ आता है। अरे छोटे भाई,
जरा सुनो तो। अरे पंडित जी, मैं कहाँ से आपको छोटा भाई दिखता हूँ? अरे अरे, आप तो नाराज हो गए हो। खैर कोई बात नहीं, कहिए, आप बड़े परेशानी में लग रहे हैं। हाँ हाँ, जरा मुझे बताओ, ये जो मेरे साथ जानवर है, यह कौन सा जानवर है? ये क्या पंडित जी, ये तो गधा है, गधा। अब पंडित को पूरा यकीन हो गया था कि ये बैल नहीं, एक गधा ही है। और आप भला इस गधे के साथ? अच्छा अच्छा, अवश्य ही आप इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहे होंगे। हाँ हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। अरे पंडित जी, आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं? ये गधे को मुझे दे दो, मैं उसी साइड जा रहा हूँ, इसको भी वहीं छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, ये उचित रहेगा। धन्यवाद बेटा। अच्छा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे पंडित जी, इसमें धन्यवाद कैसा, मेरा तो ये कर्तव्य है। और पंडित गधे को उस बोने पप्पू को देकर खुशी खुशी अपने गांव वापस चला आता है।